बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में स्पेक्ट्रोस्कोपी में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो मस्ट ही पूछे जाते हैं। और याद रखें, अगर किसी चैप्टर में से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में मस्ट पूछे जाते हों तो वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट, उसको आपको थोड़ा एडवांस होकर पढ़ना पड़ता है। यानी जिन चैप्टर में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं तो वो आप अच्छे तरीके से उन चैप्टर को प्रिपेयर करें। मीन के उन चैप्टर में से मैक्सिमम आपका पेपर आ रहा है, तो इस तरह के चैप्टर को आपको किसी तरह से भी उसे स्किप नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो इसमें चलें स्टार्ट करते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए गए हैं अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड। तो इसमें कुछ जर्नल क्वेश्चन भी हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है इनका? सीक्वेंस ये है कि अगर हम इसको अगर हम बात करें इनका जो सीक्वेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स का, तो इन द इंक्रीजिंग वेवलेंथ या इन द डिक्रीजिंग एनर्जी। तो सबसे पहले आता है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज के बाद कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज एंड नेक्स्ट गामा रेज, एक्स रेज, नेक्स्ट यूवी, नेक्स्ट यूवी विजिबल, विजिबल रीजन, यूवी विजिबल मैंने लिख दिया इसको, ये विजिबल, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन। एंड नेक्स्ट इसमें आता है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। तो ये इसका सीक्वेंस है। तो यहाँ पे तो किसी भी लिहाज से नहीं पूछा गया कि आप एनर्जी के लिहाज से बताएं या वेवलेंथ के लिहाज से। तो यहाँ पे कोई भी जो सीक्वेंस होगा इनका जर्नल, वही इसमें जो है आंसर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, यूवी विजिबल। और अगर हम इसमें ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, ये भी है कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, यूवी विजिबल। तो दोनों ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हैं। तो इसका ऑप्शन दोनों ही इसमें करेक्ट मानेंगे, यानी इसका बोथ ऑप्शन होगा ए एंड सी, ए एंड सी। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद फोटान 10⁻⁵। तो इसमें वेव लेंथ अगर उसकी 10⁻⁵ है तो उसका वेव नंबर क्या होगा? याद रखें, वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। तो अगर हम इसका वेव नंबर फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, या इसको हम इक्वल मान लें तो ये आ जाएगा 1/10⁻⁵। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+5 पर सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, 10⁻+5 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द NMR इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये रिलेटेड होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी के। एक्चुअल में इसमें जस्ट स्पिन चेंज होती है, न्यूक्लियस में स्पिन चेंज होती है, अल्फ़ा एंड बीटा स्पिन चेंज होती है, और उसके लिए लेस एनर्जी की रेडिएशन रिक्वायर होती हैं। यानी जस्ट स्पिन ही चेंज होनी होती है NMR में, इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन नहीं होती। तो इस लिहाज से इसमें लेस एनर्जी रिक्वायर होती है। तो लेस एनर्जी की रेडिएशन कौन सी होती हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी। यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी ये लेस एनर्जी की रेडिएशन है। जैसे मैंने इसका सीक्वेंस बताया है कि सबसे पहले अगर हम एनर्जी के हिसाब से इसको डिस्कस करें, यानी डिक्रीजिंग एनर्जी से, तो कॉस्मिक रेज की एनर्जी मैक्सिमम होती है, वेव लेंथ मिनिमम होती है। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी विजिबल, IR एंड देन माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो ये इसका सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे क्योंकि जस्ट स्पिन ही देखनी होती है, स्पिन ही चेंज होती है, तो उसके लेस एनर्जी की रेडिएशन रिक्वायर होंगी। तो लेस एनर्जी की रेडिएशन होती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव
माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। तो उसके बाद नेक्स्ट है इसमें इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो भी मैं बताता चलूँ, वो होती है 60 से लेके 300 हर्ट्ज़ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आई आर रीजन चेंज। तो आई आर रीजन में वाइब्रेशनल मोशन भी होती है, रोटेशनल मोशन भी होती है, तो दोनों इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसमें ये वाइब्रेशनल ऑनली, रोटेशनल ऑनली, नाइदर रोटेशनल नॉर वाइब्रेशनल, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी इसमें बोथ पॉसिबिलिटी होती हैं, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट, विच इज़ करेक्ट अबाउट एटॉमिक अब्जॉर्प्शन इंस्ट्रूमेंट। तो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन इंस्ट्रूमेंट में लाइट सोर्स टंगस्टन फिलामेंट है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है, टंगस्टन फिलामेंट ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद 3000 to 5000 वोल्टेज, इतना वोल्टेज नहीं दिया जाता इसमें, 300 से 500 तक वोल्टेज अप्लाई किया जाता है अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, एंड एयर एसिटाइलिन फ्लेम इज़ नॉट यूज्ड। तो ये भी इनकरेक्ट है, एयर एसिटाइलिन फ्लेम यूज़ किया जाता है, तो इसमें ये यहाँ पे नॉट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है लाइट सोर्स इज़ अ टंगस्टन फिलामेंट। द सब्सटेंस विच ऑब्जर्व इन द विजिबल रीजन ऑफ अ स्पेक्ट्रम, तो गिव दैट कलर टू ह्यूमन आई, तो विच इज़ ऑब्जर्व, तो ऐसा नहीं है, यानी जो कलर ऑब्जर्व होता है वो ह्यूमन आई में उसका वो कलर शो नहीं होता, बल्कि जो ऑब्जर्व होता है उसके अलावा बच जाने वाले कलर का कंप्लीमेंट्री कलर, जो यानी बाकी कलर होते हैं तो उनका मिक्सचर कलर, जिसको कंप्लीमेंट्री कलर भी कहते हैं, तो वो कलर शो होता है। तो ऑब्जर्व होने वाला कलर शो नहीं होता। मे आर मे नॉट बी कलर, तो विजिबल रीजन में जो भी चीज़ विजिबल होगी वो कलर्ड ही होगी। कैन ऑब्जर्व वेवलेंथ 380, तो विजिबल रीजन स्टार्ट होता है 400 से एंड होता है 780 और 800 नैनोमीटर तक। तो ये हमारे पास इसमें, ये तो यूवी रीजन में वेवलेंथ ऑब्जर्व होगी 380 नैनोमीटर, तो इसका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, तो इसका लास्ट वन होगा। मालिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी लाई इन द यूवी विजिबल रीजन कैन स्टडी, तो मालिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सभी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मालिक्यूल्स की, जिसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, डाइपोल मोमेंट, तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ मालिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी की जा सकती हैं। तो ये नहीं है कि इसमें ऑनली बॉन्ड एंगल, ऑनली बॉन्ड लेंथ, ऑनली बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑनली डाइपोल मोमेंट, तो ऐसा कभी नहीं है, सभी को स्टडी किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन भी लास्ट होगा। ग्रेटर द कॉन्जुगेशन इन अ मालिक्यूल, जितनी मालिक्यूल में कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी उतना ही उसमें लैम्डा मैक्स उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ग्रेटर लैम्डा मैक्स, ये ठीक है ऑप्शन इसका, ग्रेटर लैम्डा मैक्स वैल्यू होगी ग्रेटर जब कॉन्जुगेशन होगी। स्मॉलर वेव नंबर, तो यहाँ से हम वेव नंबर का भी रिलेशन देख लेते हैं कि वेव नंबर का रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है लैम्डा मैक्स के साथ। तो वेव लेंथ ग्रेटर होगी तो वेव नंबर स्मॉलर होगा, वेव नंबर यहाँ पे स्मॉलर होगा, स्मॉलर द वेव नंबर ऑब्जर्व, तो ये ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। उसके बाद ग्रेटर एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लोमो, होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहते हैं लोएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर लैम्डा कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, यानी वेव लेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, क्योंकि एनर्जी एंड वेव लेंथ का ये रिलेशन है Hc/λ, तो ये इन्वर्स रिलेशन है, यानी वेव लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी गैप कम होगा, तो ये इसका इनकरेक्ट है, ये इसका बी ऑप्शन इनकरेक्ट है।
तो अगर स्टेटमेंट यहाँ पे इनकम्प्लीट है कि ग्रेटर द कॉन्जुगेशन इन मॉलिक्यूल, तो इसका या तो बोथ ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे नॉट ऑप्शन में आ जाए, नॉट आ जाए, तो फिर इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी लैम्डा मैक्स तो ज़्यादा होगी लेकिन इससे एनर्जी गैप कम होगा, लेसर होगा, ग्रेटर नहीं होगा। तो अब इसका जो भी यानी अगर ये स्टेटमेंट दिए तो इसके अकॉर्डिंग बोथ ऑप्शन होंगे इसके ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल यूज्ड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेल यूज्ड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सेल यूज़ किया जाता है, क्वार्ट्ज सेल यूज़ किया जाता है। ऑर्डिनरी ग्लास को यूज़ नहीं किया जाता कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें ट्रांसपेरेंट तो नहीं इसको कहेंगे, बल्कि ऑर्डिनरी ग्लास जो है ये यूवी रीजन में ये ऑब्जर्वेंस शो करता है, तो इस लिहाज से इसको यूज़ नहीं करते, क्वार्ट्ज सेल को ही यूज़ करते हैं। उसके बाद है स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फॉर यूवी विजिबल रेंज इज़ बिटवीन। तो स्पेक्ट्रा जो इसमें ग्राफ प्लाट किया जाता है, जो ग्राफ इसमें प्लाट किया जाता है वो प्लाट किया जाता है वेव लेंथ एंड ऑब्जर्वेंस। ग्राफ जो प्लाट किया जाता है वो किया जाता है बिटवीन वेव लेंथ, बिटवीन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम वेव लेंथ यानी लैम्डा मैक्स, एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लेते हैं ऑब्जर्वेंस, यानी ऑब्जर्वेंस इसकी लेते हैं जो हमारे पास इक्वल होती है लॉग आई नॉट ओवर आई टी, लॉग आई नॉट ओवर आई नॉट यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड आई इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो यहाँ पे ग्राफ जो प्लाट किया जाता है वो प्लाट किया जाता है बिटवीन वेव लेंथ एंड ऑब्जर्वेंस, तो इसका ए ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। बैथोक्रोमिक शिफ्ट में लैम्डा मैक्स इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है, तो इसको रेड शिफ्ट भी कहते हैं। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो इसलिए इसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं, तो इसका ए ऑप्शन होगा। बाकी इसमें हाइपर क्रोमिक इफ़ेक्ट है, तो हाइपर तो ये तो इंटेंसिटी के लिए यूज़ किया जाता है जब लैम्डा मैक्स की मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी पे, तो यहाँ पे जो रेड शिफ्ट है ये इसका ऑप्शन होगा। ब्लू शिफ्ट ये कहते हैं हाइप्सोक्रोमिक इफेक्ट को, हाइप्सोक्रोमिक ब्लू मीन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा मैक्स जो है वो मिनिमम होगी, डिक्रीज़ करेगी, तो इसका ए ऑप्शन होगा। उसके बाद है व्हेन एनिलीनियम आयन इज डी प्रोटोनेटेड, एनिलीनियम आयन, तो एनिलीनियम आयन क्या होता है, ये एनिलीन का जब प्रोटोनेशन होगा तो उससे बनेगा एनिलीनियम आयन। अब प्रोटोनेशन जब होगा तो उससे एनिलीन का यानी नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन से अलॉन्ग द रिंग डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा आफ्टर द प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन, तो इससे इसकी जो कॉन्जुगेशन है वो डिक्रीज़ करेगी। जस्ट इसके दो ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, कैक्यूलिक स्ट्रक्चर, तो इसकी कॉन्जुगेशन डिक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर हम बात करें एनिलीन की, तो एनिलीन में दो तो कैक्यूलिक लाइक स्ट्रक्चर होंगे और फिर 3 इसके अदर स्ट्रक्चर होंगे ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑन द बेंजीन रिंग, तो इससे 5 स्ट्रक्चर होंगे, यानी इसमें मैक्सिमम कॉन्जुगेशन होगी एनिलीन में। तो जब एनिलीनियम आयन की डीप्रोटोनेशन होगी, मीन के इसमें से प्रोटॉन को हटा दिया जाएगा तो फिर एनिलीन बन जाएगा, तो उसमें कॉन्जुगेशन बढ़ेगी तो उसमें वेव लेंथ इंक्रीज़ होगी, वेव लेंथ यानी लैम्डा मैक्स जो है वो मैक्सिमम होगी। तो फर्स्ट इसको लैम्डा मैक्स को इंक्रीज़ करने के इफ़ेक्ट को कहते हैं रेड शिफ्ट आर बैथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट आर बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो यहाँ पे हाइपोक्रोमिक तो यूज़ किया जाता है जब इंटेंसिटी डिक्रीज़ करती है, और हाइपरक्रोमिक इंटेंसिटी जब इंक्रीज़ करती है। हाइप्सोक्रोमिक इफ़ेक्ट उस वक्त हम कहते हैं जब लैम्डा मैक्स डिक्रीज़ कर रही होती है, जिसको ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। ब्लू की लैम्डा मैक्स या जो वेव लेंथ होती है वो मिनिमम होती है।
तो यहाँ पे बैथो यानी कॉन्जुगेशन बढ़ेगी, लैम्डा मैक्स बढ़ेगी, तो इसमें होगा बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका लास्ट वन होगा। नियर आई आर रीजन, नियर आई आर रीजन इज़ बिटवीन। तो नियर आई आर रीजन कहाँ पे होता है? ये हमारे पास होता है वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट रीजन, उसके बाद होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन जिसको हम नियर यूवी रीजन भी कहते हैं, और इसके बाद होता है नियर आई आर रीजन। नियर आई आर रीजन फिर होगा मिडल आई आर रीजन, और मिडल के बाद होगा फार आई आर रीजन, और फार आई आर रीजन के बाद नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स। तो ये यहाँ पे नियर आई आर जो है ये बिटवीन है यूवी एंड मिडल आई आर, लेकिन यहाँ पे हम आई आर को ही लेंगे। तो विजिबल, यूवी के बाद आता है विजिबल, यूवी के बाद ये यूवी के बाद आएगा विजिबल। तो विजिबल एंड आई आर, नियर आई आर रीजन जो है, नियर आई, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कलर से, नियर आई आर रीजन बिटवीन है विजिबल एंड मिडल आई आर, लेकिन मिडल नहीं है तो इसका हम आई आर ही इसमें आंसर करेंगे। तो इसका होगा विजिबल एंड आई आर। अगर फार आई आर का पूछें तो वो आई आर एंड माइक्रोवेव के बिटवीन है, ये फार आई आर। तो ये आई आर यानी मिडल आई आर एंड माइक्रोवेव के, तो ये हमारे पास यहाँ पे नियर आई आर है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। द रेंज ऑफ आई आर विच इज़ एप्लीकेबल टू स्टडी कंपाउंड्स। तो जो रेंज है जो स्टडी जिसको किया जा सकता है, तो इसको हम यानी जो यूज़फुल रीजन है आई आर, तो उसकी वेव लेंथ होती है 2.5 से 15 माइक्रोमीटर तक, तो ये वैल्यू होती है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम, ये 2.5 है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सॉल्व। यहाँ पे ये देखें, यानी अगर 2.5 माइक्रोमीटर है, 2.5, तो इसके अगर हमने नैनोमीटर में, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नैनोमीटर में दी हुई है, तो इसको कन्वर्ट करना है, तो ये हम इसमें ये बनेगा इसका कि 2.5 क्रॉस 10 की पावर -6। तो इसको -9 करने के लिए हम 1000 पे यानी 10 की पावर 3 पे डिवाइड भी करेंगे और 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये हमारे पास, तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर 3, तो ये 10 की पावर -9, ये हो जाएगा 10 की पावर -9, और 2.5 जब इस 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2500। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2500, और ये नैनोमीटर हो जाएगा, नैनोमीटर। तो इसका आंसर होगा 2500 से ये हो जाता है 15,000 तक। तो ये हम क्वेश्चन कर रहे थे इसका, ये क्वेश्चन इसका कर रहे थे हम, ये क्वेश्चन 14। तो इसका होगा 2500 से 15,000 नैनोमीटर तक। तो ये इसको हम स्टडी कर सकते हैं, बाकी जो 800 से ये भी, इसको भी हम स्टडी नहीं कर सकते, और जो नीचे वैल्यू दी गई है ये नैनोमीटर में नहीं है, ये नैनोमीटर में, अगर ये वेव नंबर में दी होती तो इसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। यानी वेव नंबर में जो यूज़फुल आई आर रीजन होता है उसकी वैल्यू होती है 4000 से 667 तक। तो ये भी नैनोमीटर में अगर वेव नंबर में होता तो ये इसको भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन नैनोमीटर में होता है 2500 से 15,000 तक। तो इसका बी ऑप्शन होगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हुक लॉ फॉर वाइब्रेटिंग बॉन्ड वेव नंबर वैल्यू। तो वेव नंबर, इसमें जो रिलेशन दिया गया है वो है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है हमारे पास 1/2 पाई के ओवर म्यू। यहाँ पे म्यू, तो ये म्यू है, इसको होता है रिड्यूस मैस। क्वेश्चन आएगी तो उसमें इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि रिड्यूस मैस क्या होता है।
तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को अगर हम रिलेट करें, फ्रीक्वेंसी को अगर हम रिलेट करें वेव नंबर से, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, चलो मैं इसका रिलेशन लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है c/λ, और 1/λ म्यू बार यानी वेव नंबर के इक्वल होता है, तो ये c/μ/, ये रिलेशन है। तो यहाँ से ये रिलेशन हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो c/μ/, यहाँ पे μ/, यानी वेव नंबर रहेगा, और c इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k/μ। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका वेव नंबर का रिलेशन। तो यहाँ पे ये हुक्स लॉ है, और यहाँ पे k है, फोर्स कांस्टेंट है, ये बॉन्ड की स्टिफनेस के डिपेंड करता है। जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना उसका k का वैल्यू ज़्यादा होगा। और म्यू है रिड्यूस मैस का आगे क्वेश्चन में इसका तज़किरा आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि लेसर फॉर हैवियर एटम, तो हैवियर एटम के लिए तो इसका लेसर फॉर हैवियर एटम, लेस फॉर स्टिफ बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड की स्टिफनेस ज़्यादा होगी, बॉन्ड की स्टिफनेस कम होगी, तो उसका वेव नंबर भी कम होगा। यहाँ पे तो अगर बॉन्ड की जो स्टिफनेस लेस फॉर स्टिफ बॉन्ड, यानी वेव नंबर लेस होगा स्टिफ बॉन्ड के लिए, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वेव नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी स्टिफ बॉन्ड के लिए, यानी जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा। उसके बाद है फर्स्ट वाला है लेस फॉर हैवियर एटम, ये इसका रिड्यूस मैस है। सिंपल इसको मैस से रिलेट करें तो जितना मैस ज़्यादा होगा उसका वेव नंबर कम होगा, यानी वेव नंबर लेसर होगा फॉर हैवियर एटम। तो ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है इसका वेव नंबर का और रिड्यूस मैस का, तो इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ मीथेन, तो इसके वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का यहाँ पे पूछा गया है। तो उसके लिए फार्मूला होता है 3n। तो मीथेन में 5 एटम हैं, तो 5 एटम्स का जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा वो होगा 15, और इसमें 15 में इसकी 3 जो है वो डिग्री ऑफ इसकी जो वाइब्रेशनल रोटेशनल मोशन होंगी, और 3 इसकी ट्रांसलेशनल होंगी। तो 6 माइनस करेंगे 15 में से, तो इसका आंसर 9 होगा। यानी 3n-6 करेंगे, 3n-6, तो ये इसका आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेडिएशन सोर्स इन IR स्पेक्ट्रोमीटर इज, रेडिएशन सोर्स IR स्पेक्ट्रोमीटर, तो इसमें रेडिएशन सोर्स लिया जाता है नॉस्ट ग्लोअर लैम्प ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये नॉस्ट ग्लोअर लैम्प P ब्लॉक के एलिमेंट्स का नहीं है, बल्कि ये होता है जर्कोनियम का, यट्रियम का एंड अर्बियम का। जर्कोनियम एंड यट्रियम ये D ब्लॉक के एलिमेंट हैं। सेकंड D सीरीज़ या 4D सीरीज़ जिसको कहा जाता है, 4D सीरीज़ या 5th पीरियड से बिलोंग करते हैं जर्कोनियम एंड यट्रियम। इसी तरह अर्बियम जो है ये लैंथेनाइड से बिलोंग करता है, तो ये P ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है। उसके बाद है सोडियम वेपर लैंप, तो सोडियम वेपर लैंप को यूज़ नहीं किया जाता कि उसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, और ऑर्डिनरी लाइट को भी यूज़ नहीं करते कि उसमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट की वजह से। तो यहाँ पे जो कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, अगर इसमें ऑप्शन होता जर्कोनियम यट्रियम ऑफ D ब्लॉक, या इसमें के इसके ऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्साइड्स यहाँ पे यूज़ करते हैं जर्कोनियम एंड यट्रियम के, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट था। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका नन होगा। विच सॉल्वेंट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन फॉर टेकिंग IR स्पेक्ट्रा, तो IR स्पेक्ट्रम के लिए सूटेबल सॉल्वेंट होता है CCl4। बाकी इसमें हम सॉल्वेंट नहीं लेते कि वाटर पोलर सॉल्वेंट है, सोडियम क्लोराइड प्लेट को डिज़ोल्व भी करेगा। बेंजीन, हेक्सेन, ये IR रीजन में ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, वहाँ पे ये कुछ वैल्यू शो कर देते हैं, तो इसलिए इनको यूज़ नहीं किया जाता।
हम CCl4 को यूज़ कर सकते हैं, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड को। इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं इस क्लोरोफार्म को और CS2 को। तो ये सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं IR स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए। Which is not characteristics of electromagnetic radiations? Which is not, question number 19, which is not characteristics of electromagnetic radiation? तो इनकी सेम वेलोसिटी होती है, नो मीडियम रिक्वायर है, ये करेक्ट ऑप्शन है सभी। कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, तो ये इनकरेक्ट है, वैक्यूम से ट्रैवल कर जाती है। वैक्यूम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए कोई मीडियम रिक्वायर ही नहीं, वैक्यूम में तो मीडियम ही नहीं होता ना, से तो एटमॉस्फेयर में तो एयर मीडियम है, लेकिन वैक्यूम में तो मीडियम है ही नहीं। तो ये तो कंट्राडिक्टेड ऑप्शन हो गए कि एक मीडियम रिक्वायर नहीं बी ऑप्शन, और बी में है कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, तो फिर तो इसका बोथ होना था। तो इसलिए ऐसा नहीं है, बल्कि मीडियम रिक्वायर नहीं होता और वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर जाती है। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स नहीं है वो इसका सी ऑप्शन है। द फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मैयर बिटवीन, तो इसका जो वेव लेंथ रेंज होती है वो 250 से 1020 नैनोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकोपीन फाउंड इन, लाइकोपीन 11th, इसके अंदर 11th कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं और टोमेटो के अंदर एग्जिस्ट करती है, और इसका जो लैम्डा मैक्स होता है वो होता है 505 नैनोमीटर। तो ये लाइकोपीन एग्जिस्ट करती है टोमेटो के अंदर। कैरेट के अंदर होती है बीटा कैरोटीन, तो उसका भी, उसमें भी 11th ही बॉन्ड होते हैं, लेकिन उसका जो लैम्डा मैक्स है वो 497 नैनोमीटर होता है। और कैरेट का जो ऑरेंज रेड कलर होता है वो इस बीटा कैरोटीन की ही वजह से होता है। और उसमें अगर इसका देखें तो टोमेटो का रेड कलर लाइकोपीन की वजह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरल हैज़ मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन। क्लोरल क्या होता है, ये एसिटाल्डिहाइड का ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव है, यानी CCl3CHO। तो इसमें तो ये IR एक्टिव होगा, ये मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो करेगा यानी हेक्सेन के अंदर। लेकिन वाटर के अंदर अगर क्लोरल का हम देखें तो क्लोरल की जो हाइड्रेटेड कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू क्लोरीन अटैच टू कार्बन माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाता है क्लोरल। तो क्लोरल जो है, जब अगर हम इसकी वाटर में बात करेंगे, वाटर में जब इसका हम IR स्पेक्ट्रा लेंगे तो ये क्लोरल का स्ट्रक्चर होता है Cl, यहाँ पे भी Cl, और यहाँ पे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा। लेकिन वाटर में इसका OH यहाँ पे और यहाँ पे OH, सिंपल जिस तरह रिएक्शन पढ़े थे कार्बोनाइल कंपाउंड में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इस तरह ये इसको कहते हैं क्लोरल हाइड्रेट। तो जब वाटर में क्लोरल का स्पेक्टर लेंगे तो वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा और उसमें C डबल बॉन्ड O जो है ये रिमूव हो जाएगा, तो ये तो डिसअपेरेंस हो जाएगी इसमें, तो इसमें कोई स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा। जबकि क्लोरल हेक्सेन में लैम्डा मैक्स इसकी वैल्यू होती है 290 नैनोमीटर, ये हेक्सेन के अंदर है। हेक्सेन के अंदर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो करेगा, वाटर में शो नहीं करेगा कि इसका जो कार्बोनाइल है वो डिसअपेयर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन। माइक्रोन इक्वल होता है 10 की पावर -6 मीटर के, 10 की पावर -6 मीटर के, यानी माइक्रोमीटर। तो इसी को ही कहते हैं। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। अमंग द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज, यहाँ पे किसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ज़्यादा होगी, IR स्पेक्ट्रा की बात की जा रही है। तो इसमें जितना फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हम पढ़ के आए हैं कि म्यू इज़ इक्वल टू 1/2πk/μ, ठीक है, माइक्रो की लाइक साइन होता है इसका। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका K ज़्यादा होगा, और K उसका ज़्यादा होता है जिस बॉन्ड में स्टिफनेस ज़्यादा होती है, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है।
तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम देखेंगे कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बिहाफ पे हम इसको डिसाइड करेंगे कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है। तो बी ऑप्शन में OH बॉन्ड स्ट्रांग है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पे बॉन्ड की स्टिफनेस ज़्यादा होगी, इसका के कांस्टेंट ज़्यादा होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीर्स लॉ इज़ फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो बीर्स लॉ ये इसमें हम कंसंट्रेशन को लेते हैं, तो कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन की होती है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट की। तो यहाँ पे बीर्स लॉ ये सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। लैम्बर्ट्स लॉ जो है लिक्विड सॉलिड के लिए ये जनरली हम लेते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नन होगा, तो इसका आंसर होना था सॉल्यूशन। उसके बाद विच वन हैज़ हाईएस्ट लैम्डा मैक्स। तो इनमें से किसकी लैम्डा मैक्स ज़्यादा होगी, जिसमें कॉन्जुगेशन मैक्सिमम होगी, कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी, तो उसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर हम इसमें ये बाईफिनाइल और इसका डेरिवेटिव है, तो बाईफिनाइल ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे बाईफिनाइल ये देखें इसका, तो इसमें कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे ये प्लेनर भी है, तो इसमें कॉन्जुगेशन होगी, इसकी लैम्डा मैक्सिमम होगी एज़ कम्पेयर टू आर्थोमिथाइल। उसकी वजह कि मिथाइल की वजह से ये दूसरे रिंग के, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होंगे तो ये रिपल्शन क्रिएट करेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी, तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा एक रिंग। तो आउट ऑफ प्लेन जाने से कॉन्जुगेशन जो है वो डिक्रीज़ करेगी, कॉन्जुगेशन डिक्रीज़ करेगी, यानी प्लेनरिटी में कॉन्जुगेशन होती है, कॉन्जुगेशन और फिर डीलोकलाइजेशन। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन डिक्रीज़ होगी ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, तो इसकी लैम्डा मैक्स भी डिक्रीज़ करेगी। लेकिन बाईफिनाइल में प्लेनर में है, कॉन्जुगेशन मैक्सिमम होगी एज़ कम्पेयर टू आर्थोमिथाइल बाईफिनाइल, तो इसकी लैम्डा मैक्स भी ज़्यादा होगी। बी ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद है विच हैज़ स्मॉलर वेव नंबर। तो स्मॉलर वेव नंबर, इसमें हम वही हुक्ला लेके आएंगे, उसको डिस्कस किया है हमने, और वेव नंबर का रिलेशन भी निकाला है कि वेव नंबर इज़ इक्वल टू होता है 1/2 पीछे एक क्वेश्चन में ये फार्मूला फाइंड किया, इसके इक्वेशन निकाली है के ओवर म्यू बार। तो इनमें से किसका, अच्छा यहाँ पे तो बॉन्ड की स्टिफनेस हम यहाँ पे रिड्यूस मैस से रिलेट करेंगे, रिड्यूस मैस से। तो फाइंड करते हैं इनका रिड्यूस मैस कैसे फाइंड किया जाता है। जिसका रिड्यूस मैस यहाँ पे स्मॉलर वेव नंबर, तो जिसका रिड्यूस मैस ज़्यादा होगा उसका वेव नंबर स्मॉलर होगा। तो फाइंड करते हैं OH OD एंड OT, यानी OH यहाँ पे हाइड्रोजन है और सेकंड पे ड्यूटियम है, थर्ड पे ट्रीटियम है। तो हम इनका रिड्यूस मैस फाइंड करते हैं। तो चलें रिड्यूस मैस इसका फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये देखें, तो OH का रिड्यूस मैस का फार्मूला होता है M1 M2, यानी M1 और M2 यहाँ पे दो जिन के दरमियान बॉन्ड है, एटम उनका मैस है, डिवाइडेड M1 प्लस M2। तो हाइड्रोजन के लिए तो होगा 16 प्लस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 16 + 1, तो ये हो जाएगा 16/17। उसके बाद इसी तरह OD के लिए देखेंगे, तो OD के लिए रिड्यूस मैस की वैल्यू आएगी 16 × 2, ड्यूटियम का मैस 2 होता है, एंड 16 + 2, तो ये 32 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया 18। एंड देन है ट्रीटियम का जो बॉन्ड है ऑक्सीजन से, तो उसका 16 × 3/16 + 3, तो इसका हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 19। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर वाले का तो लेस देन 1 होगा, यानी उसका जो रिड्यूस मैस है वो मिनिमम होगा, तो उसका वेव नंबर मैक्सिमम होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है वेव नंबर और रिड्यूस मैस का। बी में देखें तो 32 को डिवाइड करें 18 पे, तो ये 1 पॉइंट, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट यहाँ पे 71
7771 आएगा। और अगर 48 को 9 पे डिवाइड करें, 19 पे, तो इसका आंसर आएगा 2.52। तो इसका आंसर ज़्यादा आ रहा है, इसका आंसर ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे इसका रिड्यूस मैस मैक्सिमम है। जिसका रिड्यूस मैस मैक्सिमम होता है तो उसका वेव नंबर मिनिमम होता है, उसका वेव नंबर स्मॉलर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन OT। तो ऑक्सीजन ट्रिटियम का जो वेव नंबर है वो लेसर होगा। उसके बाद है क्रोमोफोर इन टॉल्यूइन। तो क्रोमोफोर दोज ग्रुप्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे क्रोमोफोर लैम्डा मैक्स जिससे आती है, तो इसका क्रोमोफोर होगा फिनाइल ग्रुप, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेटेड बॉन्ड भी है, तो ये रेस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। A standard solution concentration this placed in the cell of path length this show absorbance at this wavelength, what is the molar absorptivity। तो इसका यहाँ पे मोलर अब्जॉर्प्टिविटी पूछा गया है। तो चलें, सबसे पहले तो इसका गिवन हम लिखेंगे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू 2.5 क्रॉस 10⁻⁻⁴। उसके बाद इसकी पाथ लेंथ, उसको जो पाथ लेंथ होती है सेल की उसको डिनोट करते हैं L से, और वो है 5 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट है इसकी ऑब्जर्वेंस है 0.0525। और उसके बाद इसमें पूछा गया है एप्सिलम पूछा गया, मोलर ऑब्जर्वेटिविटी। तो इसका यहाँ पे इसका फार्मूला जो है वो होता है हमारे पास A इज़ इक्वल टू एप्सिलम CL। तो ये फार्मूला होता है। यहाँ से हम एप्सिलम CL फाइंड करेंगे मोलर ऑब्जर्वेटिविटी। तो ये इक्वल आ जाएगी एप्सिलम इज़ इक्वल टू CL ओवर A, यहाँ पे स्मॉल l। ये पाथ लेंथ है सेल की ट्यूब की। कंसंट्रेशन कितनी है 2.5 क्रॉस 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई पाथ लेंथ 5 है, 50 यहाँ पे था 2.50। एंड ऑब्जर्वेंस इसकी कितनी है, ऑब्जर्वेंस इसकी है 0.525। तो इसका अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 525। और इसका इशारिया इसका ख़त्म करेंगे तो ऊपर 1000 बन जाएगा, और 250 जो 2.50 था उसका इशारिया ख़त्म करने से नीचे 100 हो जाएगा, और ऊपर 5 भी है, और ये 10⁻⁻⁴ इसको मैं नीचे लिखूँगा तो ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं ऐसे ही यहाँ से सॉल्व। तो इसका यहाँ पे इसकी ये 30 और ये 10, ये इन 40 से कैंसिल हो गई। इसी तरह 5 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे 25 1 हो गया और यहाँ पे 4 रह गया। ऊपर यहाँ पे 551 ये आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 105। सॉरी, यहाँ पे ये फार्मूला था A इज़ इक्वल टू एप्सिलम CL। तो एप्सिलम होना था A ओवर CL। तो A हमारे पास है 0.525, तो उसको मैं 525 डिवाइडेड बाई उसको करूँगा 1000। और C हमारे पास है 2.5, तो उसको मैं 250 लिख के ऊपर उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, और इसके साथ 10⁻⁻⁴ भी है। और उसके अलावा इसमें L पाथ लेंथ है 5 × 5। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 2 सिफरें ये कैंसिल हो जाएंगी इन 2 से, और यहाँ पे 10⁻⁻⁴ और ये
10⁻⁻4 और यहाँ से ये ज़ीरो और ये एक ज़ीरो 10⁻⁻2, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻2 हो जाएगा जो कि 100 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 25, नीचे हो जाएगा 25। तो इसका यहाँ से ये 5 से 25 कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया। और अब हम 5 को इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, ये 105 आ जाएगा। तो यहाँ से 105 को हम 4 से, ये जो है मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, 105 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 420 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 420, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका स्टेप जो किए हैं ये इसके रॉन्ग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेंस ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पे तो सबसे पहले तो हम कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद है इसका कंसंट्रेशन एंड इसमें जो 100 ml में 106 डिज़ोल्व किया गया है और इसकी पाथ लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ऑब्जर्वेंस 0.28 है। तो इसका मोलर ऑब्जर्वेटिविटी क्या होगा, इसका मोलर ऑब्जर्वेटिविटी क्या होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। कंसंट्रेशन फाइंड करके उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वही कि A इज़ इक्वल टू एप्सिलम CL, A इज़ इक्वल टू एप्सिलम CL। तो चलें इसमें स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन इसकी फाइंड करेंगे। मोलैरिटी में ये मिलीग्राम इसके डिज़ोल्व किए गए हैं। तो C इज़ इक्वल टू होगी, मैं सॉरी ये कलर इसका ब्लू कर देता हूँ, C इज़ इक्वल टू होगी 106 मिलीग्राम है। तो ये हो जाएगा 0.106 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मैस कितना होगा? कार्बन का यहाँ पे 12 है, कार्बन का 12, 4 48 प्लस हाइड्रोजन का 8 है एंड ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा 72 मोलर मैस। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml, डेसीमीटर क्यूब में हो जाएगा 0.1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.106 को 72 पे डिवाइड करेंगे और फिर इसको 0.1 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.014। इसको आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको विदाउट कैलकुलेटर करें तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पे 106 है तो ये 106/72 और ये इशारिया का नीचे वाले पॉइंट 1 का ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, ऊपर वाले का नीचे 1000 बनेगा। तो ये कैंसिल हो गया और इसको हम यहाँ पे काट सकते हैं। इसको 72 ये हो जाएगा ये 6 पे, तो इसका ये आ गया 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 53 आ गया, ये 36 आ गया। तो यहाँ से अभी इसी को हम लेके चलेंगे तो ये हो गया 53/3600। तो ये इसकी आ गई कंसंट्रेशन। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है? A इज़ इक्वल टू एप्सिलम CL। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है ज़रा देखें, यहाँ पे फाइंड करनी है मोलर ऑब्जर्वेटिविटी। तो मोलर ऑब्जर्वेटिविटी हमारे पास हो जाएगी एप्सिलम इज़ इक्वल टू A/CL, A/CL। तो ऑब्जर्वेंस इसकी है 0.28 और कंसंट्रेशन अभी हमने फाइंड की वो कितनी है 53/3600, ये ऊपर चला जाएगा और पाथ लेंथ इसकी 1 है। तो यहाँ पे ये इसका पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा और इसको अब हम काट देते हैं कि ये 0 से ये कैंसिल हो गए और 28 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और 28 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 53 से, तो ये आ जाएगा 19.01। अगर आप डायरेक्ट ही कंसंट्रेशन की वैल्यू जब लेंगे ना इस फार्मूले में, यानी C की जगह पे आप पुट कर दें 0.106 ओवर उसका मोलर मैस 72 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.1, तो इसी में ही करेंगे तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 19 के करीब, तो 19 आंसर है इसका।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अदर थ्री। तो रिलेशन देखते हैं वेव नंबर का, वेव लेंथ का, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी का। तो रिलेशन होता है E इज़ इक्वल टू एच न्यू। तो ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा रिलेशन होता है म्यू होता है C ओवर लैम्डा, एच सी ओवर लैम्डा। तो वेव लेंथ एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है, वेव लेंथ एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है। और अगर सी ओवर अगर हम म्यू की बात करें तो वो होता है C ओवर लैम्डा। तो वेव लेंथ का क्या, फ्रीक्वेंसी का भी वेव लेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन एनर्जी के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन ही है। अगर हम म्यू बार की बात करें तो वो होता है C 1 ओवर लैम्डा। तो यहाँ पे भी वेव लेंथ का वेव नंबर के साथ इन्वर्स रिलेशन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ ये वेव नंबर है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन और एनर्जी के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है। बाकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद इसमें वेव नंबर का भी डायरेक्ट रिलेशन है एनर्जी के साथ। उसका फार्मूला बनता है E इज़ इक्वल टू एच सी न्यू बार। तो सभी के साथ डायरेक्ट रिलेशन आपस में बन रहे हैं, जस्ट वेव लेंथ के साथ इन सभी का इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्रीज इन लेंथ। तो हम देखते हैं कि कौन इनमें से इक्वल नहीं है। फर्स्ट है 1 मीटर, तो ये तो हम इसी को यहीं पर रहने देते हैं। 10⁻³ नैनोमीटर, 10⁻³ तो 10⁻³ नैनोमीटर, ये 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 नैनोमीटर को मैंने 10⁻⁻9 लिख दिया। तो ये इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर के। तो ये तो 1 मीटर के इक्वल नहीं आ रहा। अगर बात करें 10⁻6 माइक्रोमीटर के, तो ये 10⁻6 मल्टीप्लाई माइक्रो को 10⁻⁻6 लिखते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 मीटर के। यानी पावरें ऐड होंगी तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 मीटर के इक्वल होगा। ये यहाँ पे 1 मीटर के इक्वल होगा, यानी 10⁻0 हो जाएगी ना। तो किसी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो ये 1 मीटर होगा। उसके बाद 10⁻10 ऑंगस्ट्रॉम, ये रिलेशन होता है 1 हमारे पास। पहले तो हम रिलेशन देखते हैं। 1 मीटर के अंदर 10⁻−10 ऑंगस्ट्रॉम होते हैं। तो सॉरी, ये इसका प्लस होना था, तो ये भी इसका ठीक है, क्योंकि 1 आंगस्ट्रॉम में अगर बात करें तो उसमें 10⁻−10 मीटर होते हैं। तो उसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो वो 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻+10 आंगस्ट्रॉम के। तो ये इसका ऑप्शन होगा, ये इसका आंसर। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 आंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻−10 मीटर के। तो अगर यहाँ से वह मीटर की वैल्यू निकालूँ तो ये 10 की पावर, ये हो जाएगा 1/10⁻−10, इधर आके डिवाइड हो गया और ये इक्वल हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻+10 ऑंगस्ट्रॉम के। तो ये भी रिलेशन, ये सभी इसमें करेक्ट आ रहे हैं। ये इसमें आंसर जी। तो इसमें A, B एंड D ये इक्वल हैं। B इसमें इक्वल नहीं है, वो हमारे पास 10⁻6 मीटर के इक्वल आ रहे हैं। तो बाकी सभी 1 मीटर के इक्वल ही हैं। तो इसमें आंसर B होगा, जो डिफरेंट है इनमें से। विच टाइप्स ऑफ एनर्जी डज नॉट पोसेस बाई ऑर्गेनिक मालिक्यूल। तो ऑर्गेनिक मालिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्साइडेशन भी होती है, वाइब्रेशनल मोशन भी होती है, रोटेशनल मोशन भी होती है। IR एनर्जी में, IR स्पेक्ट्रा में हम इसको स्टडी करते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल मोशन दोनों को। तो इसमें सभी इन्वॉल्व हैं। कौन सी इन्वॉल्व नहीं है? लास्ट वाली इन्वॉल्व नहीं है इसमें। उसके बाद विच ऑफ द नॉट सोर्स ऑफ IR रेडिएशन। IR रेडिएशन का सोर्स नस्ट फिलामेंट, ये तो इसका सोर्स है। टंगस्टन फिलामेंट इसका सोर्स नहीं है, तो इसका B होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ, तो IR के दोनों सोर्स हैं, नस्ट फिलामेंट भी है जो जर्कोनियम और यट्रियम के ऑक्साइड्स का होता है, D ब्लॉक से हैं, और अर्बियम भी शामिल होता है। जबकि लास्ट है ग्लोबार फिलामेंट्स, ये सिलिकॉन कार्बाइड का होता है, सिलिकॉन कार्बाइड का। तो इसको भी एज लेते हैं हम, सोर्स लेते हैं।
तो ये भी इसका ऑप्शन होगा IR। इसको हम हीट करना पड़ता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिलिकॉन कार्बाइड के रॉड को, तो वो IR रेडिएशन इमिट करता है। तो दोनों सोर्स हैं IR स्पेक्ट्रम में IR रेडिएशन इमिट करने के। तो इसमें टंगस्टन फिलामेंट नहीं है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इज़ इन प्लेन बैंडिंग। तो प्लेन बैंडिंग में रॉकिंग जो है ये इसमें प्लेन में ही होती है। रॉकिंग एक्चुअल में क्या होता है कि सेंट्रल जो एटम है उसके अलांग जो एटम उसके साइडों पे अटैच होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। एक ही अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें टूवर्ड्स द सेंट्रल एटम तो फिर उसको कहते हैं सीजरिंग। तो ये होती है रॉकिंग। और ट्विस्टिंग और वैगिंग में तो एटम जो है वैगिंग में तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, एंड ट्विस्टिंग में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड प्लेन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। एंड ट्विस्टिंग में या तो अपवर्ड मूव करेंगे या डाउनवर्ड मूव करेंगे, तो ये भी प्लेन के अपोजिट होते हैं, एक ही प्लेन में ये नहीं होता। यानी ट्विस्टिंग एंड वैगिंग तो रॉकिंग एक ही प्लेन में होते हैं। तो इसमें इसका ऑप्शन होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ IR बैंड इज़ कॉमनली एक्सप्रेस। तो इसको दोनों में वेव लेंथ में भी लेते हैं, वेव नंबर में भी एक्सप्रेस करते हैं, तो बोथ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट IR स्पेक्ट्रा। तो IR स्पेक्ट्रा में कौन सा सॉल्वेंट कॉमनली यूज़ किया जाता है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 37 में से इसका वाटर, इथानॉल, एसीटोन, इसमें से कोई भी IR स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए सॉल्वेंट नहीं लेते। वाटर इसमें पोलर है, सोडियम क्लोराइड प्लेट को डिसॉल्व करेगा। एथानॉल एंड एसीटोन ये भी IR ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ये उसमें शो करते हैं वैल्यूज़, IR वैल्यूज़ शो करते हैं। तो इस लिहाज से ये भी इनको भी हम एज अ सॉल्वेंट नहीं लेते। स्पेक्ट्रम को स्टडी करने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, तो इस लिहाज से इन सभी को हम नहीं लेते। ये डिस्कस किया जा चुका है कि IR स्पेक्ट्रम में हम सॉल्वेंट मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं CCl4। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, नॉन पोलर सॉल्वेंट या जो IR ट्रांसपेरेंट होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं, यानी जो IR स्पेक्ट्रा शो नहीं करते। उसके बाद है तो इसका ऑप्शन होगा लास्ट वन। तो ये लास्ट वाले ये IR सॉल्वेंट में यूज़ यहाँ पे कौन सा यूज़ होता है, तो ये लास्ट वन यूज़ होता है, नन। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द CO इन IR स्पेक्ट्रा। तो CO बॉन्ड स्ट्रेंथ हम देखेंगे, बॉन्ड की स्टिफनेस देखेंगे। तो अगर हम बात करें 2-ब्यूटानोन की, ये 2-ब्यूटानोन है, तो 2-ब्यूटानोन में तो ये इसमें हम देखेंगे बॉन्ड की स्टिफनेस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो इसमें अल्काइल ग्रुप अटैच हैं और अल्काइल ग्रुप जो हैं ये प्लस आई इफेक्ट होता है, ये प्लस चार्ज को मैक्सिमम क्रिएट करेंगे और इससे बॉन्ड की स्टिफनेस वीक हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड करैक्टर कुछ डेवलप होगा। तो इस लिहाज से ये हमारे पास तो इसकी बॉन्ड की स्टिफनेस इतनी नहीं है। उसके बाद है ब्यूटीन 2-ओन, तो इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ये ब्यूटीन 2-ओन है, ये हो गया ब्यूटीन 2-ओन। तो इसमें भी बॉन्ड की ये तो माइनस आई इफेक्ट है इसे। और उसके बाद है एसीटोफिनोन, तो एसीटोफिनोन में भी इसमें रेजोनेंस भी इन्वॉल्व होगी। फर्स्ट में तो रेजोनेंस नहीं थी, इंडक्टिव इफेक्ट था, लेकिन लास्ट वन में रेजोनेंस भी होगी, तो इस लिहाज से तो इसमें लास्ट में भी रेजोनेंस होगी, सेकंड में भी रेजोनेंस होगी, कांजुगेशन इसमें होगी। तो इस लिहाज से यानी रेजोनेंस इफेक्ट होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करेगी, तो इसकी जो K है, K की वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगी। तो इस लिहाज से इसका जो फ्रीक्वेंसी है या वेव नंबर का वैल्यू डिक्रीज़ करेगा। लेकिन 2-ब्यूटानोन में उसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट माइनर काउंट करते हैं, तो उसमें इतना बॉन्ड लेंथ पे इफ़ेक्ट नहीं होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, तो उसमें कॉन्जुगेशन भी नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि डबल बॉन्ड करैक्टर ही है। तो 2-ब्यूटानोन के केस में फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू, तो ये यहाँ पे ऑप्शन में है इथानॉल, प्रोपानोन एंड क्लोरोप्रोपानोन। तो इसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इसको देखेंगे।
तो यहाँ पे इसका है इथेनॉल है, इथेनॉल, उसके बाद है प्रोपानॉन है, एंड देन है क्लोरोप्रोपानॉन, क्लोरोप्रोपानॉन। तो इसमें यहाँ पे तो इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट से कार्बन पे प्लस चार्ज होगा, डिस्पर्शन होगी तो सिंगल बॉन्ड करैक्टर डेवलप होगा। तो इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर की वजह से इसका के वैल्यू कम डिक्रीज़ करेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ करेगी। लेकिन फर्स्ट वन में ऐसा इतना केस नहीं है, तो इसकी मैक्सिमम होगी, इसकी मैक्सिमम होगी, इसकी मिनिमम होगी, इसकी मिनिमम। जबकि इसमें एक अल्काइल ग्रुप के साथ ये क्लोरीन भी है तो इसका माइनस आई इफेक्ट होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एसीटोन माइनस आई इफेक्ट इसका फिर अपोजिट होगा, यानी इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर, तो इसमें कुछ इतना सिंगल बॉन्ड करैक्टर डिवेलप नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू कुछ डिक्रीज़ करेगी, कुछ डिक्रीज़ करेगी। लेकिन मिथाइल तो है, एसिटल्डिहाइड में तो एक ही मिथाइल है, लेकिन इसमें एक कार्बन तो है, इसका कुछ प्लस आई इफेक्ट तो होगा। तो मैक्सिमम जो होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ वो होगी एसिटल्डिहाइड में, उसमें प्लस आई इफेक्ट एक ही उसमें है मिथाइल का। तो मिनिमम होगी एसीटोन की और इसकी इंटरमीडिएट होगी, इसकी इंटरमीडिएट होगी। याद रखें क्लोरीन डायरेक्ट अटैच नहीं है, लास्ट वाले में क्लोरीन डायरेक्ट अटैच नहीं है। इसकी अगर डायरेक्ट अटैच होता तो फिर हम इसको कहते कि इसका जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड का जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, तो इसका ऑप्शन होगा। अच्छा, इसका अरेंज कर लें तो फर्स्ट पे होगा, फर्स्ट पे मैं इसको शो कर देता हूँ कलर से। तो ये होगा फर्स्ट पे, उसके बाद ये सेकंड पे, यानी इसमें इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट कम है, क्लोरो एसीटोन में प्लस आई इफेक्ट कम है, इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज का डिस्पर्शन अलॉन्ग द कार्बोनाइल इतना नहीं होगा। माइनस आई इफेक्ट है ना क्लोरीन की वजह से, तो कम डिस्पर्शन होगा, तो इसका डिस्पर्शन कम होगा। तो जो सिंगल बॉन्ड करैक्टर एसीटोन में डेवलप हो रहा है वो क्लोरो एसीटोन में इतना डेवलप नहीं होगा, यानी डबल बॉन्ड की तरफ थोड़ा झुकाव होगा। उसके बाद एसीटोन में तो प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई की वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज डिस्पर्शन होगा, सिंगल बॉन्ड करैक्टर डेवलप होगा एज कम्पेयर टू अदर इसमें। तो इस लिहाज से बॉन्ड की स्टिफनेस डिक्रीज़ करेगी, स्टिफनेस डिक्रीज़ करेगी तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ करेगी। तो इसका ऑप्शन ये तीसरे पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा। तो फर्स्ट पे इथेनॉल, फिर क्लोरोप्रोपानॉन, इथेनॉल क्लोरोप्रोपानॉन, यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है, इथेनॉल होना था, उसके बाद क्लोरोप्रोपानॉन एंड देन प्रोपानॉन, तो इसका नन ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन शो अब्जॉर्बेंस दिस एट दिस वेवलेंथ, पाथ लेंथ और मोलर अब्जॉर्बिटिविटी उसकी दी हुई है। तो सिंपल इसका फार्मूला यहाँ पे लिखें, ए इज इक्वल टू एप्सिलम सी एल। तो यहाँ पे सी एल, सी इज इक्वल टू ए ओवर एप्सिलम एल। तो ये मोलर अब्जॉर्बिटिव इनटू एल लेंथ, पाथ लेंथ होती है सेल की ट्यूब की। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.36, सॉरी कंसंट्रेशन है 1.4 क्रॉस 10⁴। तो यहाँ पे सॉरी अब्जॉर्बेंस, तो अब्जॉर्बेंस इसकी है 0.0675, और इसकी जो जो मोलर अब्जॉर्बिटिविटी है वो है 1.47 क्रॉस 10⁴, और पाथ लेंथ इसकी 1 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अगर इसका ऊपर वाला पॉइंट अगर हम इसको ख़त्म करें तो नीचे ये 1000 हो जाएगा, और सॉरी 10,000 होगा, और इसका नीचे वाला ये 1.47 का पॉइंट ख़त्म करें तो ऊपर इसका 100 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गई, और ये हमारे पास हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 3 पे कैंसिल होगा, और ये हो जाएगा 1 2 एंड 2 3 6। तो यहाँ पे हमारे पास 5 को 3 से, तो ये 15 हो गया, और नीचे भी ये 3 पे कैंसिल होगा, 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12,
2 एंड यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो उसके बाद अब ये 7 पे कैंसिल होता है, ये 7 पे होगा, 7 7 ये 49 और यहाँ पे ये हो जाएगा इसका 7 1 7 1 7। तो यहाँ 12 से 5 2 में गया तो ये 7 पे फिर जाएगा, 49 बनेगा, 52 में से 49 तो ये बाकी इसका रह गया 3, तो 3 5 के साथ मिलके 35, तो 5 7 35 तो ये आ जाएगा 175। इसी तरह अब यहाँ पे ये कैंसिल होता है 175, इसको ये होता है 7 पे होगा और ये हो जाएगा 2 5 यानी 2 7 14 17 में से 14 गए तो पीछे 3 तो 35 बना, तो 5 7 35 ये 25। तो हमारे पास आ गया 25 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4 इंटू 100, यानी इसको मैं 10 की पावर 2 लिख लूँ तो ये हो जाएगा 25, ऊपर जाके ये 10 की पावर 6 हो जाएगा 2, ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर 2.5, ये हो जाएगा 25 इंटू, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ इस कलर से, तो ये हो जाएगा 25 क्रॉस 10 की पावर 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 25 क्रॉस 10 की पावर -6 इसका आंसर होगा। या इसको हम लिख सकते हैं 2.5 क्रॉस 10 की पावर -5 तो ये इसका आंसर बनेगा 2.5 क्रॉस 10 की पावर -5, या इसको हम लिख सकते हैं 0.0000025। तो इस तरह ये इसकी कंसंट्रेशन होगी इस सोल्यूशन की, तो यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, तो इसका लास्ट वन होगा। तो ये क्वेश्चन थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन तो मस्ट ही आता है। तो चैप्टर बहरहाल उसका मस्ट है, जो बैचलर के स्टूडेंट हैं उन्हें उसमें एक चैप्टर भी पढ़ना पड़ता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिकल इंडस्ट्री में, जिसमें क्वेश्चन रिलेटेड होंगे ग्लास इंडस्ट्री के, पेपर इंडस्ट्री के, शुगर इंडस्ट्री के, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के, जिसमें यूरिया स्पेशली एंड अदर फर्टिलाइज़र, और इसी तरह सोडा ऐश साल्वे प्रोसेस के रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।